हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और हम जो मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज चला रहे थे, इसके अंतर्गत अभी तक लगभग 9 क्लास हो चुकी है। और इसको प्री और मेंस से कॉन्सेप्ट से, चाहे आप स्टेट विशेष की बात करो चाहे यूपीएससी, सारे फैक्टर को ध्यान में रखते हुए आपके साथ क्लास ली जा रही है। और इसके लिए आपको पीडीएफ है, ये नोट्स की शेयर की जा चुकी है टेलीग्राम ग्रुप पर। और इसमें हम बहुत सारी चीजें फैक्ट और ऐड कर रहे हैं ताकि आपका कोई भी फैक्ट ना बचे। तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि चाहे एग्जाम यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसके मेंस में भी सवाल आते हैं, उस कुछ क्वेश्चन हम आपको इसमें लिखाएंगे भी कैसे लिखना है, साथ ही प्री क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे किस तरीके से क्या चीजें करनी है। तो आगे बढ़ते हुए हमने कल के जो वीडियो थे, क्लास थी, उसमें जो आपके साथ डिस्कशन हुआ, उसके अंतर्गत कई चीजें हमने डिस्कशन करी। विशेषकर बंगाल और ब्रिटिश कालीन इतिहास को हम पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत बंगाल में ब्रिटिश ने किस उद्देश्य से बंगाल पर आक्रमण किया और बंगाल को किस तरीके से अपने कंट्रोल में लिया, और कैसे एक कंपनी जो एक व्यापार के लिए आती है और भारत में अपनी सत्ता जमा लेती है, उसकी शुरुआत किस प्रकार से होती है, वो चीजें हमने इसमें डिस्कशन की। लेकिन उसी चीज में आगे बढ़ते हुए आज हम थोड़ा सा एक पॉइंट और डिस्कशन कर लेते हैं। कई बार क्वेश्चन इसके बारे में पूछ लेते हैं कि आखिरकार बंगाल कि जो युद्ध हुए दो, इसमें एक युद्ध था बक्सर का और एक युद्ध था फ्लासी का। बक्सर और फ्लासी के युद्ध की तुलना यदि आपसे पूछी जाए तो उसको किस तरीके से, कई बार स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन आता भी है, तो यदि आपसे तुलना पूछी जाए बक्सर और फ्लासी के युद्ध की, तो किस तरीके से उसको करें, उसको लेकर के हम आगे डिस्कशन करते हैं। तो टॉपिक है आपका बक्सर एवं फ्लासी के युद्ध की तुलना। आप सभी जानते हैं बक्सर का युद्ध अगर मैं देखें तो बक्सर का युद्ध हुआ आपका 1764 में, और फ्लासी का युद्ध है हुआ आपके 1757 में। ठीक है, बक्सर का युद्ध है वो 1764 में और फ्लासी का युद्ध है वो 1757 हुआ। कभी भी कोई क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए आपके मेंस में, तो आपको बहुत सिस्टमेटिकली इसको अप्रोच करनी होती है। तो उसी तरीके से ये नोट्स भी आपके साथ बनाए, जिसमें अगर आप पूछे जाए कि इसे मुद्दे भाई अगर उसको एक्सप्लेन कर देखें कि भाई एक तो दोनों के उद्देश्यों को लेकर के अगर हमें अंतर देखें, तो फ्लासी के युद्ध का उद्देश्य और क्षेत्र बहुत सीमित था। जब कंपनी 1757 में युद्ध कर रही थी तो फ्लासी के युद्ध के अंतर्गत वो क्षेत्र काफी सीमित था और उसी आधार पर वो युद्ध कर रही थी। पहले उनके अंतर था वो था उनके युद्ध क्षेत्र को लेकर। 1757 का युद्ध, देखो जो चीज ज्यादा बोली जा रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा ध्यान करना है, नोट डाउन करना है। 1757 का युद्ध था, उस समय की आपको घटना मैंने बता दी। 1757 के युद्ध में कंपनी का एक टारगेट था, टारगेट ये था कि कंपनी अपने व्यापारिक हितों को पूरा करना चाह रही थी। कंपनी क्या करना चाह रही थी, अपने व्यापारिक हित है उनको पूरा करना चाह रही थी। इसी उद्देश्य से कंपनी ने युद्ध किया। अब व्यापारिक हितों को कंपनी क्या करना चाह रही थी 1757 के अंतर्गत, कि व्यापारिक उद्देश्य है उनको प्राप्त करना चाहती थी। अब आपको पता है कंपनी जब व्यापारिक उद्देश्य को प्राप्त करना चाहेगी तो युद्ध में ज्यादा खर्चा नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक व्यापारिक कंपनी है, उसका टारगेट बिजनेस है। उसका टारगेट किसी युद्ध लड़के अपना पैसा बर्बाद करना नहीं, उसका टारगेट प्रॉफिट कमाना है। और इसी उद्देश्य से कंपनी जब 1757 में अटैक करती है तो उस युद्ध में वो ज्यादा अपना सैन्य खर्चा नहीं करती और बड़े कूटनीतिक तरीके से जो सिराजुद्दौला के समर्थक होते हैं, जैसे चाहे मीर जाफर हो चाहे अमीन चंद हो, कल आपको मैं नाम बताया था उनके बारे में, उनको जरूर याद रखना, उनके बारे में कई बार पूछे जाते हैं। उनको अपने पक्ष में मिला करके युद्ध को आसानी से जीतना। तो इस कारण से इस पहले युद्ध में कंपनी का उद्देश्य व्यापारिक था। कंपनी का उद्देश्य था पहले युद्ध के अंदर, प्लीज थोड़ा म्यूट कर लीजिए, अगर कोई दिक्कत रहे तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले उसमें कंपनी का जो एम था, पहले 1757 के फ्लासी युद्ध में कंपनी का उद्देश्य था व्यापारिक, कि भाई मुझे व्यापार की चीजें करनी। लेकिन जो दूसरा उद्देश्य था, जब 1764 में जब उसने 1757 का बक्सर का युद्ध लड़ लिया, तो 1757 के बक्सर के युद्ध के बाद कई घटनाएं ऐसे हुई जिससे कंपनी धीरे धीरे व्यापारिक से एक राजनीतिक संस्था के रूप में उभर के आ रही, जिसमें हम देख सकते हैं, क्योंकि हम जब भी इतिहास को पढ़ेंगे कंपनी के, तो ऐसा नहीं है कि हमें केवल बंगाल में फोकस करना है। इसी दौरान दक्षिण भारत की अगर बात करें हम, इसी दौरान
दक्षिण भारत की यदि हम बात करें दोस्तों, तो 1757 के बाद दक्षिण भारत में बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही थी उसी समय, और उसमें से एक थी तीसरा कर्नाटक युद्ध, जिसे हम सप्तवर्षीय युद्ध बोलते हैं। तो यूरोप के सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता था। ये 1756 से लेकर के और 1763 तक चल रहा था। ये किस में चल रहा था, आप सभी जानते हैं, ये चल रहा था फ्रांसीसी और ब्रिटिश में, ठीक है ना। और ये भारत में है कर्नाटक युद्ध के नाम से इसको जानते हैं। इस सप्तवर्षीय युद्ध के अंतर्गत देखो 1757 युद्ध जीतती है बंगाल में। इसके बाद यहां से सैन्य और आर्थिक क्षमता ये अपनी प्राप्त करती है, और इसका पूरा फायदा इनको 1756 से 1763 के इस फ्रांसीसी और ब्रिटिश युद्ध में इनको मिलती है। इसलिए, और इसके साथ साथ यहाँ एक युद्ध होता है, सबसे महत्वपूर्ण युद्ध होता है, और उस युद्ध को बोला जाता है हम वांडीवास के युद्ध। 1766 में आपको सभी को पता है वांडीवास का युद्ध होता है, और वांडीवास का युद्ध में फ्रांसीसी बुरी तरीके से पराजित। तो भारत में से फ्रांसीसियों को पराजित करने में यह 1757 का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन 1764 में कंपनी का टारगेट है वो व्यापारिक हो गया। 1764 में कंपनी की जो टारगेट है वो व्यापारिक हो गई, और इसी उद्देश्य से 1764 के युद्ध का जो मेन एम है वो मेन एम हो गया व्यापारिक। 1764 का जो मेन एम है वो व्यापारिक, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है जब भी आप कोई चीज पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी लैंग्वेज में घुमा के आप आ सकते हैं, लेकिन आपको उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि प्लासी के युद्ध का क्या उद्देश्य था और बक्सर के युद्ध का क्या था, ठीक है ना। तो बक्सर के युद्ध का उद्देश्य तो उनका मेन था राजनीतिक रूप से कंट्रोल करना, ठीक है। ये चीज हम देखते हैं। उसके बाद ठीक है, एक उद्देश्य हो गया। दूसरा है आपका, इसमें सैन्य दृष्टिकोण से यदि इस अंतर को देखें दूसरा, तो देखो आप सभी जानते हैं प्लासी का युद्ध तो बहुत सीमित था, क्योंकि वो तो बिना युद्ध लड़े ही जीत गए थे उसमें। और आपका जो ये युद्ध है आपका ये बक्सर का युद्ध, ये सैन्य दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसमें तीन महाशक्तियों को उन्होंने पराजित किया, महाशक्तियों को पराजित किया। और तीन महा कौन शक्ति थी, एक तो मीर कासिम जो नवाब था बंगाल का, एक अवध का नवाब सुजाउद्दौला, और एक भारत के मुगल आजम शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय को हराना, तीसरा जो जो सबसे महान शक्ति थी शाह आलम द्वितीय को हराने का मतलब है कि कंपनी ने यह सिद्ध कर दिया कि हम भारत की सबसे बड़ी सुपर पावर है। और इसके बाद भारतीय अधीनता की शुरुआत हो चुकी थी, और कंपनी डायरेक्टली भारत में राजनीतिक रूप से अपना हस्तक्षेप कर चुकी थी। इसलिए सैन्य दृष्टि से बंगाल का जो ये बक्सर का युद्ध है इसका एक अपना अलग महत्व है। राजनीतिक दृष्टिकोण से यदि देखें तो ये बात सही है कि प्लासी का युद्ध बंगाल केवल केवल, जब आपको पता है जब 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, और प्लासी के युद्ध के बाद केवल उनका बंगाल पे कंट्रोल होता है, इसमें केवल बंगाल, क्योंकि बंगाल के नवाब को हटाते हैं और मीर जाफर को बढ़ाते हैं। लेकिन 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद उनका दिल्ली, अवध और बंगाल, और उनको पूरा बिहार, उड़ीसा, इस क्षेत्र की पूरी, अर्थात मैं ये कहूं कि बक्सर के युद्ध का मतलब था कि उत्तर भारत पर ब्रिटिश सत्ता स्थापित हो गई। इसलिए राजनीतिक दृष्टि से बक्सर का युद्ध काशी के युद्ध से कई ज्यादा महत्वपूर्ण, ठीक है। अगला, अगर इसको आर्थिक दृष्टि से, एक और दृष्टि से देखें, आर्थिक दृष्टि से अगर हम देखें इसको, तो ये बात सही है कि प्लासी के युद्ध में आपको पता है, प्लासी के युद्ध से व्यापारिक उद्देश्य से, प्लासी के युद्ध में क्या हुआ कि कंपनी को व्यापारिक उद्देश्य के लिए पैसा मिल गया। लेकिन बक्सर के युद्ध में तो कंपनी को सब कुछ ही कंट्रोल हो गया। अब तो भू राजस्व भी वसूलने लग गई, उनको भू राजस्व अधिकार भी मिले। इसमें बक्सर के युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद उनको भू राजस्व अधिकार ये भी मिल गए, ठीक है ना। इसलिए ये बहुत ही अच्छी तरीके से इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहा। और भारत का जो वास्तविक धन निष्कासन है वो बक्सर के युद्ध के बाद ही शुरू हुआ, क्योंकि बक्सर के युद्ध के बाद ये हुआ कि कंपनी का भारतीय जो बंगाल का
मुगलों का, अवध का जो खजाना था उस खजाने पे कंट्रोल हो। इसकी वजह से मैं कहूँ तो बंगाल की, अगर इसकी वजह से देखें तो भारतीय इतिहास में बक्सर के युद्ध बहुत महत्वपूर्ण तरीके से था, और स्पेशली इसको कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा। ये एक चीज आपको ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो यहाँ तक अगर आपको किसी प्रकार कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। बेसिकली क्वेश्चन था कि किस तरीके से बंगाल और जो बक्सर बक्सर का युद्ध फ्लासी के युद्ध से अपने आप में अलग, ठीक है। अब अगला टॉपिक है हमारा बंगाल में द्वितीय शासन। बंगाल में द्वितीय शासन, ठीक है ना, यानी कि ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेटिव इन बंगाल, इन बंगाल, ठीक है। ये एक तो आपसे इसमें दो तीन चीज आपको ध्यान रखनी बेसिकली, फिर के लिए भी आता है। सबसे पहले इसको बंगाल में द्वैत शासन लागू करने वाला कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था? इनका जो पहला जो रॉबर्ट क्लाइव था वो था इसमें। अब दो तीन चीजें आपको जाननी है कि द्वैत शासन होता क्या है। तो द्वैत शासन की एक छोटी सी चीज, दो शासन में मतलब ये है कि दो एक ही स्तर पर दो समानता सरकार हो। एक ही स्तर पर दो समानांतर सरकार, दो समानता सरकार, यानी एक और तो था बंगाल का नवाब, और एक और था कंपनी। और कंपनी का काम था भू राजस्व वसूलना और दीवानी देना, ठीक है। और बंगाल के नवाब का काम क्या था? बंगाल के नवाब से कहा भाई शासन संचालन करो। शासन संचालन, और शासन संचालन के अंतर्गत क्या था कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो, शांति स्थापित करो, सुरक्षा, ठीक है, ये चीज। अर्थात शांति सुरक्षा स्थापित करने के लिए आपको पता है कंपनी के पास क्या था, ये कंपनी के उत्तरदायित्व थे। लेकिन सॉरी, ये क्या है, नवाब के पास उत्तरदायित्व थे कि वो अच्छे से शासन करे। परंतु इसमें एक चीज देखो, उत्तरदायित्व थे, अब आपको पता है सुरक्षा करने के लिए आर्मी, आर्मी के लिए चाहिए पैसा, शांति स्थापित करने के लिए चाहिए पुलिस, उसके लिए चाहिए पैसा, शासन संचालन के लिए चाहिए सिस्टम, उसके लिए चाहिए धन। लेकिन धन पे कंट्रोल क्या हो गया? धन पे कंपनी का कंट्रोल हो गया। अर्थात कह सकते हैं इसमें एक चीज कि कंपनी के पास पावर थी, जिम्मेदारी कुछ नहीं। देखो अंग्रेजों ने क्या गेम खेला, अंग्रेजों ने गेम क्या खेला कि जिम्मेदारी कुछ नहीं निभानी है, क्योंकि अंग्रेजों के बाद भांति भांति पता थी कि यदि हमें कोई जिम्मेदारी आएगी तो हमारा उसमें प्रशासनिक खर्च होगा। और इस दौरान आप देख सकते हैं 1757 के बाद इनकी एक नीति चालू हो जाती है जिसे बोलते हैं बणिकवादी पूंजीवाद। इसको हम आगे शब्द देख लो, बणिकवादी पूंजीवाद, आगे इसको डिस्कशन करेंगे शब्द को। बणिकवादी पूंजीवाद का मतलब होता है कंपनी व्यापार के माध्यम से लाभ कमाएगी, ठीक है ना। और व्यापार में क्या होगा? तैयार माल खरीदना और उसको बेचना। अब तैयार माल खरीदने के लिए जो पैसा चाहिएगा वो चाहिए, वो भारत से ही लेगी, क्योंकि उनको भू राजस्व का अधिकार उनको प्राप्त हो गया। और ऐसी स्थिति में जब व्यापार में वस्तुएं खरीदने के लिए उनको निवेश करना होगा, तो ऐसी स्थिति में वो उसे ज्यादा खर्च नहीं करेंगे, इसलिए कंपनी डायरेक्टली अपने हाथ में शासन नहीं लेना चाहती। तो इस सिस्टम को हम द्वैत शासन के रूप में जानते हैं। यही द्वैत शासन, अगर मैं बोलूं आपसे, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, लिख लेना, जो चीज मैं बोल रहा हूं उसको लिख लेना। इसी द्वैत शासन को, ऐसा नहीं है कि ये द्वैत शासन केवल आपको इसी जगह देखने को मिला, ये द्वैत शासन आगे भी मैं आपको कई जगह देखने को बताता हूँ। उसको याद रखना, यूपीएससी स्टेट पीसीएस से फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आती है, और ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बात करूं, ये द्वैत शासन एक तो आपको यहाँ दिख गया बंगाल में जो रॉबर्ट क्लाइव द्वारा चालू किया गया था। इसके बाद द्वैत शासन आता है 1784 के एक्ट में। 1784 के एक्ट में आता है, और 1784 एक्ट में क्या आता है कि दो संस्थाएं बनती है, एक होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और एक होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ध्यान देना, 1784 का एक्ट आपने पढ़ा होगा। इस 1784 का जो एक्ट था, इस 1784 के एक्ट में दो संस्थाएं निर्माण करते हैं, एक होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्ट और एक होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल।
बोर्ड ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है जो प्रशासनिक कार्यों पे कंट्रोल करेगी। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो व्यापारिक कार्य, जो आर्थिक कार्य में। तो देखो एक ही जगह दो शासन संस्थाएं हो गई, एक तो ये हो गई, एक ये हो गई। इसे भी डुअल सिस्टम बोलते हैं। इसे भी हम कई बार क्या बोलते हैं, डुअल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। दूसरा, तो इसको और आगे मैं आपको बताऊं, इसको यदि हम और आगे इसको डिस्कशन करें और थोड़ा मैं इसको विस्तार दूं, तो 1919 का देखो, ये सारे एक्ट हम पढ़ेंगे लेकिन मैं बता रहा हूं थोड़ा सा। 1919 का जो एक्ट था, ब्रिटिश शासन अधिनियम 1999, जो 19 और 19 का जो एक्ट था, इस एक्ट में भी आपने देखा होगा राज्य स्तर पर, इसे बोलते हैं प्रांतीय स्तर पर, द्वैध सिस्टम था। ये ध्यान रखना, यूपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछ चुकी है। 1919 किस अधिनियम के अंतर्गत राज्य स्तर पर द्वैध शासन था? तो 1919 के अधिनियम में भी द्वैध शासन का प्रावधान किया गया। और क्या था उसमें भी, राज्यों के विषयों को विभाजित करते थे। और एक विषय थे आरक्षित और हस्तांतरण। आरक्षित पे कंट्रोल गवर्नर का था और हस्तांतरण पर परिषद का। अब देखो एक जगह दो सरकार, इसी को बोलते हैं ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेटिव। और ये ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेटिव की बेसिक शुरुआत है वो आपको यहाँ रॉबर्ट क्लाइव के टाइम से दिखती है। और हर जगह इनका एक ही उद्देश्य रहता है, ये ज्यादा शासन में अपना खर्चा नहीं करना चाह रहे थे इस दौरान। ठीक है, तो अब इसको देख लेते हैं वैसे कि इस ड्यूअल शासन का उद्देश्य क्या है। इस ड्यूअल शासन का यदि उद्देश्य की मैं बात करूं तो ड्यूअल शासन का उद्देश्य क्या है, ये देख लेते हैं पहले। ठीक है, इसको देखते हैं। तो देखो बंगाल में द्वैध शासन जो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा अपनाया गया था, इसका आखिरकार उद्देश्य क्या था? पहला उद्देश्य था कंपनी का बढ़ेवादी पूंजीवाद स्वरूप, ऑब्वियसली। यानी कि कंपनी का बढ़ेवादी पूंजीवाद स्वरूप को मतलब है कि देखो कंपनी का उद्देश्य था व्यापार, और व्यापार उद्देश्य के लिए कंपनी को चाहिए पैसा। और पैसा तभी होगा जब उसको खर्चा कम, इसके लिए क्या करेगी, खर्चे जो क्या करेगी, कम करेगी। और खर्चा कम करने के लिए वो क्या करेगी, प्रशासन स्वयं नहीं चलाएगी, बल्कि वो प्रशासन तो किससे चलवाएगा, अपने नाम पर नवाब। तो वहां जो नवाब का जो नवाब लगाया गया था, उस नवाब के आधार पर यहाँ पर शासन चलवाया गया था। तो इस तरीके से एक उद्देश्य तो इनका ये था। इसलिए बंगाल में आपने देखा होगा कि बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत। सेकंड सेकंड था एक उद्देश्य, ऑब्वियसली वो अनिवार्य खर्च से बचना चाहते हैं। अनिवार्य खर्च वही है कि यदि आप प्रशासन के कंट्रोल लेंगे अपने हाथ में, तो जैसे पुलिस को पैसा देना, सेना को पैसा खर्च करना, जनता के लिए कुछ कल्याणकारी कार्य करना, वो अनिवार्य खर्च तो आपको करने ही पड़ेंगे। लेकिन कंपनी ऐसा कोई भी अनिवार्य खर्च नहीं करना चाहती, इसलिए भी कंपनी के साथ ये घटना होती है कि कंपनी वहां पर अपने हाथ में कंट्रोल नहीं लेती, शासन संचालन का कंट्रोल। देखो रेवेन्यू कंट्रोल या भू राजस्व का कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहती और प्रशासन लेना नहीं चाहती, इसलिए दो स्तरीय शासन स्थापित हुआ। तीसरा एक कारण था जनता पर विश्वास बनाए। आप सभी जानते हैं कि नवाब और प्रजा में एक भावनात्मक संबंध होता है, नवाब है और प्रजा। अब प्रजा को तो देखो, अगर नवाब ही शासक है और अंदर क्या चल रहा है प्रजा को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, ठीक है। लेकिन यदि लेकिन यदि आपको ये बताओ, यदि इस नवाब को हटा देते और खुद बैठ जाते डायरेक्टली शासन पे, तो जनता को लग जाता है कि हमें विदेशियों ने अपने अधीन कर लिया और जनता इन पे भड़क जाती। और 1764 में कंपनी इतनी पावरफुल नहीं थी जितनी 1857 की क्रांति। और इस समय यदि इनका विद्रोह किया जाता तो इनको छोड़ के जाना पड़ता। और विद्रोह में आपको ये भी पता है कि विद्रोह में सैन्य खर्चा भी होता है। इसलिए ये जनता में विश्वास बनाए रखने के लिए कि भाई शासक तुम्हारा ही बैठा हुआ है, हमने कुछ नहीं किया, नवाब आपका है, नवाब के प्रति स्वामी भक्ति रखिए, नवाब के प्रति। इसकी वजह से जनता में शांति बनाए रखने के लिए, जनता में विश्वास बनाए रखने के लिए इन्होंने नवाब को नाम मात्र का शासक बनाया। और इसी सिस्टम को बोलते हैं ड्यूअल सिस्टम। और ब्रिटिश संसद के से बचना चाहती थी। एक और चीज देखिए इसको,
आप सभी जानते हैं जो ये इनकी कंपनी थी वो ऐसी कंपनी थी जैसे हमारे, मान लो, जैसे हमारे रिलायंस है, हमारे अडानी की कंपनी, ऐसी ही कंपनी ये बिटरेन की थी जो हमारे यहाँ शासन करने के लिए आई थी। अब मान लो हमारी कोई कंपनी विदेश में जाए, एक छोटा सा चीज, हमारी कोई कंपनी मान लो और विदेश में जाए और विदेश पे अपना कंट्रोल कर ले किसी, मतलब अफ्रीका के कोई कंट्री, मान लो अफ्रीका कोई कंट्री में मान लो, और ऐसा हो भी रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, अफ्रीका के किसी कंट्री पे जाके वो क्या कर ले, अपना एक तरह से प्रभाव जमा ले, और प्रभाव जमाते हुए वहां के रिसोर्सेज, संसाधन है, उनका यूज करे और अपनी शक्ति बढ़ाए, और इतनी शक्ति बढ़ा ले कि उस कंपनी के मालिक के पास इतनी पैसा हो जाए कि भारतीय संसद में सांसदों को खरीदने लग जाए और सरकार बनाने लग जाए और भारत में सत्ता में हद से बढ़े। तो इससे ये बात ब्रिटिश सत्ता को भी सताने लगी। बोला यार कंपनी बड़ी पावरफुल हो गई, तो ये युद्ध जीत रही है, ये सैन्य दृष्टि से पावरफुल है, ये पैसे की दृष्टि से पावरफुल है, क्या पता कल हमारे यहाँ आकर के इस वेटरन में से हमें संसदों को, जो सांसद है, उनको भी सत्ता से हटा दे। ये चीज इसलिए कंपनी, संसद है वेटरन की, वो उनको क्या करना चाहती थी, कंट्रोल करना चाहती थी। लेकिन ब्रिटिश संसद उनको तब तक कंट्रोल नहीं कर सकती जब तक वो पॉलिटिकली पार्टी के, पॉलिटिकल कंपनी के रूप में उभर के नहीं, क्योंकि कंपनी को तो डायरेक्टली कंट्रोल कर नहीं सकती, क्योंकि ब्रिटेन में आपको पता है मार्केट सिस्टम था, और मार्केट के अंतर्गत राज्य का कंपनी पे हस्तक्षेप नहीं होगा। लेकिन यदि कंपनी राजनीतिक संस्था के रूप में उभर के आती है तो ब्रिटेन की संसदीय शासन व्यवस्था के अधिकार के अंतर्गत उसको ब्रिटेन की संसद के अधीन होना ही पड़ा। लेकिन कंपनी अभी ब्रिटेन की सत्ता पर, ब्रिटेन की जो संसद है उससे नियंत्रण से बचना चाह रही थी, इसलिए वो डायरेक्टली कंपनी अपना राजनीतिक रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं आना चाहती। ठीक है ना? इसलिए तो ये कारण है जो आपको ध्यान रखने, अगर ये कारण आपको याद है तो आप कभी भी क्वेश्चन भूल नहीं पाओगे, और कैसा भी क्वेश्चन है आप इजीली उसको सॉल्व कर देंगे। इसके अलावा द्वैध शासन आप समझ गए, द्वैध शासन क्या है, ये चीज आपको देखिए, मैंने वो बता दिया। ठीक है, मीर जाफर का पुत्र बनाया था इन्होंने नजमुद्दौला, आपको मैंने बताए थे। नजमुद्दौला शासक ना है, इसको नाम याद रखना, बिकॉज ये एक नाम पूछ जाता है। और आप ये भी ध्यान रखना, इस बार स्टेट पीसीएस, यूपीएससी ने नाम पूछे थे राजाओं के, तो यूपीएससी कुछ भी पूछ सकती है, इसलिए आपको थोड़ा फैक्चुअल याद रखना है, बट उसका बैकग्राउंड करके याद रखोगे तो वो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसके अंतर्गत हम कुछ चीजें देख लेते हैं जो आपको याद है कि इसके परिणाम क्या। यहाँ मैंने परिणाम बहुत कम लिखे हुए हैं, मैं परिणाम बता देता हूँ। ये देख लीजिए, परिणामों को लिख देना, इसके परिणाम क्या हुए। ठीक है, परिणाम लिख लीजिए। सबसे पहले एक परिणाम था, बंगाल में प्रशासनिक अराजकता। ध्यान है, एक तरह बंगाल जो एक समय शासन के लिए जाना जाता था, अब यहाँ प्रशासन पूरी तरह गड़बड़ा है। कैसे गड़बड़ा है, देखो आप खुद ही सोचिए। भाई नवाब है, और नवाब के पास बेचारे को कानून व्यवस्था बनाए रखनी है, लेकिन कानून व्यवस्था के लिए पैसा नहीं है। अब पैसा नहीं होगा तो कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चला पाए। दूसरी बात, जो ब्रिटिश यूरोपीय लोग थे वो तो नवाब की मानते नहीं थे, तो वो अपनी मनमानी कर, भारतीयों का शोषण कर रहे थे, किसानों का शोषण कर रहे थे, व्यापारियों का शोषण कर रहे थे, और इस तरीके से बंगाल में अराजकता का माहौल, कोई शासन नहीं, कोई न्याय व्यवस्था नहीं, राजा की कोई चीज भी चलती नहीं थी, और कोई लॉ एंड ऑर्डर को बढ़ाने वाली संस्था नहीं बची, पुलिस की कोई क्षमता नहीं था। इस तरह की स्थिति आपके बंगाल में हो गई। तो एक सबसे बात, क्योंकि नवाब के पास शासन को संचालित करने के लिए, नवाब के पास शासन को संचालित करने के लिए राजस्व शक्तियां नहीं थी, इसकी वजह से। तो ये पॉइंट आपको याद है, एक पॉइंट आपको देना, दस्तक का दुरुपयोग, दोबारा से इन्होंने दस्तक लागू कर दिया और दस्तक का दुरुपयोग किया। दुरुपयोग यही किया कि यूरोपीय व्यापारी दस्तक देते नहीं थे और भारतीय व्यापारियों से कमीशन खाकर के दस्तक का यूज करते थे। इससे ना तो राजा को रेवेन्यू मिल पा रहा था और ना ही भारतीय व्यापारियों को कोई फायदा हो। दस्तक का दुरुपयोग, करप्शन हो गया, हर जगह करप्शन। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना, एक शब्द आपने सुना होगा, ददनी, इसको याद रखो, ददनी व्यवस्था। ददनी व्यवस्था का दुरुपयोग किया गया, ये लिख लो अगर आपको पॉइंट है, ददनी व्यवस्था का दुरुपयोग।
मैं इसको समझाता हूँ, ये क्वेश्चन आ सकता है कहीं पर। दर्जनी व्यवस्था क्या है? दर्जनी व्यवस्था बेसिकली ये मध्यकालीन भारत में चलती थी। ये मध्यकालीन भारतीय व्यवस्था थी, मध्यकालीन भारत में, जिसमें व्यापारियों को एडवांस देकर कीमत में माल उठा। कुछ नहीं होता कि जैसे मान ले ये एक व्यापारी है ना, और कोई वस्तु खरीदना चाहता है, तो फिक्स भाई के मैं आज से 10 साल, मतलब 1 साल के लिए मैं आपसे वस्तु खरीद रहा हूँ, उसको आपको एडवांस मिल चुका है ना। लेकिन इसका क्या किया कंपनी ने? इसका दुरुपयोग किया। और दुरुपयोग ये किया कि जो भारतीय व्यापारी थे, उन भारतीय व्यापारी को इस एडवांस मूल्य के बदले में कंपनी को कमीशन देता, और इससे भारतीय व्यापारियों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और सबसे बड़ी बात है, इससे हमारा घरेलू जो उद्योग है वो धीरे धीरे नष्ट हो गया। तो दर्जनी व्यवस्था को याद रखना जरूरी है, कि दर्जनी व्यवस्था क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगला है, देखो समझने में टाइम लगेगा बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, अगला हम देखें, यदि शासन भ्रष्टाचार हो गया, बंगाल की समझ, एक सबसे बड़ी बात इसमें एक है कि इसमें भारत का जो कृषि की उत्पादकता है वो डाउन होने लगी। कृषि पे प्रभाव पड़ा और उत्पादकता डाउन हुई, क्योंकि भू राजस्व है वो ज्यादा हो गया। क्योंकि भू राजस्व है वो ज्यादा वसूला जाने लगा, इसलिए। और इसी से बंगाल में गरीबी बढ़ी, क्योंकि बंगाल में सारा पैसा अंग्रेज खा गए। और सबसे बड़ी बात है, 1770 में बंगाल में अकाल आया, और उस अकाल पर, नॉर्मली अकाल आता था तो नवाब उनकी सुरक्षा करता, नवाब उनको पैसे देकर के सुविधाएं प्रोवाइड करवा करके किसी तरह। लेकिन यहाँ 1770 का जो अकाल आया, इस अकाल में किसी ने भी जनता की सहायता नहीं करी, और इसकी वजह से लाखों लोगों की मृत्यु, लाखों लोग इसमें मारे, इस चीज है। और एक सबसे बड़ी बात है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार इतना था कि लगभग लगभग ब्रिटिश कंपनी के जो कर्मचारी है, ब्रिटिश कंपनी कर्मचारी, उन्हें 60 लाख रुपए तक का करप्शन यहाँ हो चुका था, ब्रिटिश कंपनी के कर्मचारियों। तो इस तरीके से आपको ये चीज ध्यान रखनी, किस तरीके से ब्रिटिश जो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा भारत में शासन स्थापित किया गया था, वो किस तरीके से शोषणकारी था, और किस तरीके से बंगाल में अराजकतापूर्ण किया गया। लेकिन एक चीज इसमें और समझिए, ये हम द्वैध शासन पढ़ रहे हैं, इसके प्रभाव देखिए। लेकिन जब ये द्वैध शासन के माध्यम से जो बंगाल जो ब्रिटिश कंपनी के व्यापारी थे, ये अमीर होते जा रहे थे। जब ये व्यापारी, कोई व्यक्ति यहाँ से पैसा कमा करके जब ये लंदन में जाते थे, तो इनकी लाइफ स्टाइल बहुत हाई लेवल की होती थी। जो वहां के लोकल लंदन के जो बिजनेसमैन थे, उनकी उनसे बहुत ज्यादा हाई होती थी। स्टिल लोकल लंदन के, लोकल जो ब्रिटेन के जो व्यापारी थे, कंपनियां थी, वहां के जो राजनीतिक जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उनको ये डर सताने लगा कि अगर इनकी सत्ता, अगर इस कंपनी की पावर इस तरीके से इंडिया में बढ़ती रही, ये रेवेन्यू इस तरीके से कमाती रही, एक दिन ब्रिटेन के लिए बड़ी चुनौती बन जाएगी। इसलिए ब्रिटिश संसद ने एक डिसीजन लिया कि हमें कंपनी को रेगुलेट करना ही होगा। और इसी उद्देश्य से सबसे महत्वपूर्ण बात है, 1773 का आपका रेगुलेटिंग एक्ट आता है। और रेगुलेटिंग एक्ट आने से पहले एक और काम होता है, रॉबर्ट क्लाइव को भारत से बुला लिया जाता है, क्योंकि सारी घटना रॉबर्ट क्लाइव की वजह से होती है। और रॉबर्ट क्लाइव पर एक ध्यान रखना, रॉबर्ट क्लाइव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, और रॉबर्ट क्लाइव को लंदन में सजा मिलती है। तो भ्रष्टाचार का रॉबर्ट क्लाइव पे आरोप लगता है, और इसी वजह से आपने देखा होगा कि रॉबर्ट क्लाइव को बुला करके भारत में पहली बार वॉरेन हेस्टिंग्स आते हैं। देख लो, वॉरेन आयो देख लें, लेकिन वॉरेन हेस्टिंग आते हैं भारत में 1772। और 1772 में बंगाल में ये द्वैध शासन खत्म हो जाता है। और द्वैध शासन कैसे खत्म हो जाता है? द्वैध शासन ऐसे होता है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जो उन्होंने रखे थे नवाब है, उस नवाब के कंट्रोल को समाप्त करते हैं, ज्यादातर कंट्रोल ये वायसराय वॉरेन हेस्टिंग अपने हाथ में ले लेता है। लॉ एंड ऑर्डर भी अपने हाथ में लेता है, और रविंद्र अधिकारी भी अपने हाथ में ले लेता है। इस तरीके से वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा आकर के यहाँ पर एक सत्ता स्थापित की जाती है, और वॉरेन हेस्टिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल। वॉरेन हेस्टिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल, नाम क्या है? गवर्नर जनरल।
इसे बंगाल का जनरल बोलते थे, ध्यान रखना। 1833 में विलियम बेंटिंग को भारत के गवर्नर जनरल बनाते हैं और 1858 में गवर्नर जनरल को वायसराय करते हैं। 3 नाम याद रखना, जिसमें लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय कहलाते हैं। ठीक है, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी आपको याद रखनी है, जो आपको बेसिकली हम बोल के बता रहे हैं, ताकि आगे क्वेश्चन नहीं। इसके बाद हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे, क्योंकि देखो इतिहास को भी पढ़ने के तरीके, या तो चाहो तो आप घटनाओं से पढ़ते जाओ, एक तो आप घटना के थ्रू पढ़ सकते हो, वही अब मैंने बता दिया आपको, ब्रिटिश शासन खत्म हो गया, इसके बाद 1777 एक्ट आता है, फिर 1793 का एक्ट आता है, फिर 1813 का आता है, 1833 का आता है, 1800, वो एक्ट हम एक साइड से अलग से पढ़ेंगे हम, हालांकि उनको पॉलिटी में पढ़ लेते हैं, बट उनको अलग तरीके से। दूसरा है कि आप कॉन्सेप्ट के माध्यम से पढ़ो, और हम यहाँ आपके टॉपिकों को कॉन्सेप्ट के माध्यम से ही डिस्कशन करेंगे, जिसमें आपका एक टॉपिक होगा उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद, कॉलोनलिज्म में उपनिवेश, और यही उपनिवेशवाद को हम पढ़ेंगे 1764 से 1947। और इसमें सबसे बड़ी बात है, हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, हमें अलग से चीजें पढ़ने की बात नहीं है, इसमें हम ब्रिटिश, इसके अंदर ब्रिटिश की राजनीतिक नीति, आर्थिक नीति, सांस्कृतिक नीति, सामाजिक नीति, ठीक है ना, इन सारी नीतियों को हम डिस्कशन करेंगे अच्छे से, और इनके क्या परिणाम भारतीय शासन में पड़ते हैं उनको हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। इसलिए ये टॉपिक थोड़ा बड़ा होगा और इसमें बहुत सारे फैक्ट भी आपके साथ आ जाएंगे, तो आपको बहुत अच्छी चीजें पढ़नी है। ये नोट्स शेयर कर रखे, बट नोट्स में फैक्टों की कमी थी, तो हम आपको चीजें डिस्कस कर रहे हैं। और ये चीज ध्यान रखना, इसको एक बार आप पढ़ लोगे तो आपका मॉडल हिस्ट्री से कभी किसी चीज रोकेगी नहीं, ना ही आपका मेंस का कोई क्वेश्चन रोकेगा, बहुत अच्छे से आप मेंस के क्वेश्चन को डील कर पाओगे। तो चलो बढ़ते हैं इसी में आगे। पहले आज हम थोड़ा उपनिवेशवाद को समझ लेते हैं, उसके बाद चीजें करेंगे। उपनिवेशवाद क्या होता है? देखो, उपनिवेशवाद का अर्थ होता है, उपनिवेश का अर्थ है किसी उपनिवेश का हित मातृ देश में अधिक होता है। उपनिवेश क्या है? जैसे इंडिया उपनिवेश था, और मातृ देश कौन था? ब्रिटिश कंपनी, यानी ब्रिटेन। तो ब्रिटिश कंपनी के सारे हित होंगे, उसका यूज इंडिया के, मतलब इंडिया का जितने भी संसाधन होंगे वही उनका सारा यूज करेंगे ब्रिटिश सरकार। यानी कि उपनिवेश में क्या होता है कि जो उपनिवेश स्थापित करता है उसका हित ही अधीन देश का हित होता है। यानी कि जैसे ब्रिटिश सत्ता को पैसे कमाने, तो भारत का ये दायित्व होगा कि वो ब्रिटिश सत्ता के पैसे, ऐसे बोला जाता है। एक तो उपनिवेश, जिसमें किसी उपनिवेश का हित मात्र देश के हित के अधीन होता है। दूसरा है, एक चीज और ध्यान रखना, दूसरा है उपनिवेश मूल रूप से आर्थिक संबंध। भाई कंपनी आती है और भारत में व्यापार स्थापित करती है, और व्यापार स्थापित करके भारत से राजस्व करती है, घटनाएं करती है, चीजें करती है, तो आर्थिक संबंध स्थापित होता है। लेकिन उस आर्थिक संबंध की प्राप्ति के लिए वो यहाँ पर राजनीतिक कंट्रोल करती है, यहाँ पर सामाजिक नीतियों में बदलती है, और सांस्कृतिक नीतियों में बदलती है। यानी कि उपनिवेश मूल रूप से आर्थिक संबंध है, बट परंतु उसका आउटवर्ड सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक पड़ता है। और देख सकते हैं आप, इनको हम आगे बताएंगे। तीसरा, उपनिवेश एक नीति की बजाय एक ढांचे के तौर पर पढ़ा जाना चाहिए। इसका मतलब उपनिवेश कोई नीति नहीं है, क्योंकि नीति जैसे शासक आते हैं बदलती रहती है, जैसे अधिकारी आते हैं बदलती रहती है, लेकिन यहाँ उपनिवेश एक ढांचा था। इसलिए आप देख सकते हैं 1757 से लेकर के और 1813 तक कितने वायसराय आए होंगे, कितने गवर्नर आए होंगे, लेकिन उनकी एक ही नीति रही थी, वो थी वणिकवादी। इसलिए उपनिवेश एक ढांचा है जिसमें चाहे कितने ही अधिकारी आए, उनकी एक जैसी नीति होगी, किसी प्रकार से उसमें चेंजेस नहीं करेंगे। कुछ चेंजेस अपने लेवल पे कर सकते हैं, बट बेसिकली मेन उद्देश्य उनका चेंज नहीं। चौथा, उपनिवेश का अध्ययन में विरोधाभास होता है। उपनिवेश में अध्ययन में विरोधाभास होता है। विरोधाभास कैसे? गरीबी वर्सेस विकास। विकास तो होता है जो उपनिवेश स्थापित करता है। जैसे हमें ब्रिटेन ने अधीन बनाया, तो ब्रिटेन का हुआ विकास, और हम हो गए गरीब। हम सोने की चिड़िया थे, हम हो गए फकीर। और आप देख सकते हैं कि भारत का बहुत बड़ी तरह से नुकसान। अर्थात जो भी उपनिवेश यहाँ स्थापित करता है, कोई कंपनी स्थापित करती है, चाहे उपनिवेश वो अमेरिका में स्थापित किया गया हो, अमेरिका वालों को बर्बाद कर दिया, अफ्रीका में गया तो अफ्रीका को बर्बाद कर दिया,
यानी कि जिस देश में जाकर के उपनिवेश स्थापित होंगे ना, उसके सारे संसाधनों को अपने लिए यूज करेंगे, और जिस देश में करेंगे उस देश को बर्बाद करेंगे। उस देश में गरीबी, भुखमरी, अकाल, इनसे अलावा कुछ नहीं बचा, और यही घटना यहाँ पर। इसलिए हमने देखा, इसलिए बात ये, कंपनी कोई भी काम करेगी उसका अपना ही लाभ होगा। जैसे कंपनी ने रेलवे स्थापित किया तो उद्देश्य खुद का था, लेकिन उससे कुछ अनअपेक्षित लाभ हमें भी होंगे, हमारे यहाँ रेलवे आ रही, ठीक है ना। तो यही है वास्तविक धर्म उपनिवेश। तो उपनिवेश के मुद्दे के बाद हम बहुत सारी चीजें डिस्कशन करेंगे, विस्तार से करेंगे। आज के लिए बस इतना ही करते हैं। कल 9 बजे आपसे जुड़िए, और ज्यादा इसमें किसी प्रकार कोई डाउट हो तो बताइए। अभी ये अपने आप बाइंड अप हो जाएगी, तो हम इसकी वीडियो आपको शेयर कर देंगे। आप ज्यादा से ज्यादा इसको देखें और बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करें, यदि आप 2024 की एग्जाम देना चाहते हैं तो। और अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम कल आपको फिर इस वीडियो में दोबारा मिलेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इसको थोड़ा सा रेगुलरली देखें। क्लास हम कोशिश करेंगे आपके साथ रेगुलरली रहें, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से आपको ये चीजें पढ़नी है, बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से। आप लोगों को समझ में तो आ रहा है इन चीजें? ठीक है, ओके। तो अब हम पढ़ेंगे सहायक संधि। और सहायक संधि का मेन आपको मैंने चीज तो बता ही दिया कि मेन उद्देश्य इनका क्या था, कि फ्रांस इश्यू को कंट्रोल करना था, और बिना युद्ध किए, बिना खर्चा किए भारत पे कंट्रोल करना था। और ऐसा कंट्रोल करना कि कभी भविष्य में भारत किसी अन्य शक्ति के साथ ना हो सके, ठीक है ना। अब इसको स्टार्ट करते हैं। सहायक संधि के जो, ऐसा नहीं सहायक संधि इससे पहले भी बहुत आई थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका लॉर्ड वेलेस्ली की है। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि के रूप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है, ठीक है ना। और लॉर्ड वेलेस्ली काफी मतलब कूटनीतिक कह सकते हैं हम, उस तरीके के ये गवर्नर थे। उद्देश्य क्या था? वही उद्देश्य जो मैंने आपको बताया। कभी भी क्वेश्चन पूछे तो इनको जरूर कीवर्ड करना। एक था बणिकवादी पूंजीवाद। अब आप कहीं भी पूरी स्पेक्ट्रम पढ़ोगे ना, वहां बणिकवादी पूंजीवाद जैसे शब्द आपको दूर दूर तक नहीं मिल पाएंगे, ठीक है ना। तो स्पेक्ट्रम इंफॉर्मेटिक है, अच्छी बात है, फैक्चुअल है, बहुत अच्छी बात है, बट कॉन्सेप्ट के लिए आपको थोड़ा सा चीजों के साथ जुड़ना होगा, ठीक है। तो बणिकवादी पूंजीवाद, अब बणिकवादी पूंजीवाद कैसे, कि देखो भाई, व्यापार करना है, लाभ कमाना है, तो व्यय कर खर्चा करना है कम। अब खर्चा कम करना है, लेकिन सेना तो चाहिए चाहिए आपको, क्योंकि अब आपके शत्रु बहुत बढ़ गए। अब बिना सेना के आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, अब सेना चाहिए। इसलिए कोई ऐसा तरीका अपनाए कि बिना खर्चे पे सेना रखी जाए, और वही तरीका था सहायक संधि। दूसरा, फ्रांसीसी खतरे। आपको पता है नेपोलियन बोनापार्ट आ रहा था बहुत तेज गति से, उसकी शक्ति बढ़ती जा रही है यूरोप में, और भविष्य में हो सकता है कि वो भारत पे भी, क्योंकि भारत के जैसे मान लो टीपू सुल्तान जैसे हुए, या आपके रणजीत सिंह जैसे हुए, या कई अन्य और भी थे भारत के जो शासक, जो कहीं ना कहीं फ्रांसीसियों के साथ अच्छे रिलेशन में थे, अच्छे संबंधों में थे। तो हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं भविष्य में ऐसी घटना प्रस्तुत कर सकते हैं कि कंपनी को खतरा पैदा हो जाए। इसलिए पहले से ही कोई ऐसी तरीका अपनाया जाए कि भविष्य में ये घटना, मतलब कभी भी कोई भी भारतीय शासक, कोई भी भारतीय नवाब बाहर के किसी अन्य यूरोपियों से कोई संधि समझौते ना कर सके, ताकि ब्रिटिश कंपनी को कोई नुकसान ना हो, कोई खतरा पैदा ना हो। और तीसरा मैंने बताया था, बिना व्यय पे अपनी सेना। इन उद्देश्यों के आधार पर इन्होंने अपनी सहायक संधि है उसको लेके आए। अब सहायक संधि की विशेषताएं समझो, तभी आप उनकी ये सारे उद्देश्य तभी पकड़ पाओगे जब उनकी विशेषताओं को समझो। अब देखो, ये विशेषताएं आपको स्पेक्ट्रम में मिलेंगी, ठीक है, लेकिन वहां यदि आप इसको फैक्ट की तरह पढ़ोगे तो याद नहीं हो पाएगी। अब इनको एक बार वहां जाके देख लीजिए, आप स्पेक्ट्रम में जाके एक बार सहायक संधियों की विशेषताएं देख लेना पूरी, ठीक है ना। उसको यूज कर लेना, हो सकता है कुछ फैक्ट वहां से छूट गए, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके इसमें कर लिए गए। तो विशेषता देखो, आराम से समझो, और एक एक कीवर्ड हम यहाँ यूज करेंगे अच्छे से, ताकि आपको आंसर राइटिंग के दौरान यदि जरूरत पड़े तो उनको आप यूज कर सकें। और देखो कैसे, देखो, कोई भी राज्य कंपनी के बिना, ध्यान रखो, कोई भी राज्य, अब कोई भी राज्य में मतलब पूरे भारत के अंतर्गत कोई भी राज्य जो सहायक संधि करेगा, सहायक संधि करने वाला कोई भी राज्य कंपनी के बिना अनुमति के किसी बाह्य शक्ति के साथ गठजोड़ नहीं करेगा, अर्थात आपकी संप्रभुता को गिरवी रखेगी। संप्रभुता का मतलब है कि मैं किसी के साथ संधि कर सकूं, मैं एकदम स्वतंत्र हूं, मैं किसी के अधीन नहीं रहूंगा। लेकिन हमारी ये अधीनता स्टार्ट कर दी यहां से, सहायक संधि। अर्थात कोई भी नवाब, कोई भी भारतीय शासक यदि सहायक संधि कर रखी है तो वो कभी भी किसी बाह्य यूरोपीय शक्ति से संधि नहीं कर सकता, अर्थात फ्रांसीसी दर पे डायरेक्ट कंट्रोल। जब कोई संधि ही नहीं करेगा तो फ्रांसीसी आएंगे कैसे बाहर?
इस तरीके से, इसलिए ये विशेषता, देखो ये विशेषता इसलिए, तो स्पष्ट कंडीशन थी कि कोई भी नवाब, कोई भी भारतीय शासक किसी कंपनी के अलावा किसी अन्य यूरोपीय शक्ति या किसी अन्य बाह्य शक्ति के साथ कभी संधि नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इनको अगर वो संधि कर लेगा तो इनको खतरा प्रस्तुत हो जाएगा, तो खतरा से बचने के लिए बढ़िया रास्ता। सेकंड, देखो एक एक विशेषता देखो, तो इसे बोलेंगे संप्रभुता संकट, यानी भारतीय शासकों की जिसने संधि की उसकी संप्रभुता हो गई नष्ट, वो क्या हो गया? अधीन हो गया। ठीक है, एक तो आप अधीन होते हो युद्ध लड़े, युद्ध में यदि आप हार जाते हो तो आप अधीन हो गए। एक देखो संधि के माध्यम से आपको अधीन कर लिया, और आप देख सकते हो भारतीय शासक इसी तरीके से अधीन होते जाएंगे। इसके बाद एक क्या कंडीशन थी? कंपनी राज्य क्षेत्र के भीतर ही अपना सैन्य दस्ता रखना हुआ। ध्यान रखना, जैसे कोई मान ले छोटा राज्य था, मान ले मैसूर है, अभी मैसूर का खुद का अपना शासन है, प्रशासन, अपना सब कुछ है, लेकिन इन्होंने क्या कंडीशन रखी? यदि हम मैसूर के साथ सहायक संधि करेंगे ना, तो मैसूर के राज्य में एक ब्रिटिश कंपनी रहेगी, यानी एक ब्रिटिश सेना रहेगी वहां पर राज्य में। अर्थात क्यों रहेगी? क्योंकि कहीं भविष्य में, क्योंकि अगर कभी कंपनी को डर लगे कि कहीं मान लो कोई शासक उनके विरुद्ध में कष्ट करने वाला है, तो वही सेना को कंट्रोल कर। ठीक है ना। सेकंड, कंपनी ने एक कंडीशन, लेकिन कंपनी ने इसके बदले शासकों से एक बात बोली, और वो बात क्या थी? कि देखो भाई, आप हमारे साथ संधि कीजिए, हम आपको बाह्य रूप से पूरी सुरक्षा देंगे, आप किसी से संधि समझौते, मतलब बाह्य रूप से किसी अन्य के संधि समझौते मत फंसी, लेकिन इसके साथ साथ हम एक शर्त और कर रहे हैं, हम आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आपका जो आंतरिक मामला है, जैसे मान लो कोई जोधपुर रियासत है, अब जोधपुर रियासत के आंतरिक मामलों में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, वो जोधपुर रियासत अपने मामले में करे। लेकिन जोधपुर रियासत हमारी सहमति के बिना ना तो फ्रांस की किसी शासक से समझौता कर सकती है, और ना ही अपनी पड़ोसी जैसलमेर रियासत से कोई समझौता कर सकती है। ठीक है ना, ये कंडीशन थी। ध्यान रखना, इन्होंने ऐसा नहीं है कि कोई बाह्य शासक से ही संधि करने के लिए मना किया, अरे दूसरे शासक से भी संधि करने से मना कर दिया, ताकि कहीं भविष्य में भारतीय शासक गठजोड़ ना कर ले, इसलिए। ठीक है ना, तो एक ध्यान रखा, इन्होंने कंपनी को आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बोला, कंपनी हम आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन इसका मिसयूज खूब किया, उन्होंने एक के बाद एक कंपनी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया। अगला, राज्यों को प्रशासनिक सलाह हेतु एक ब्रिटिश, इन्होंने क्या कहा कि देखो, आपके वहां जो दरबार है ना, जिसमें राजा महाराजा बैठते हैं, वह हमारा एक आदमी बैठेगा। अब देख लो, अगर दरबार में एक आदमी बैठ गया, इसका मतलब गुलाम ही हो गया दरबार में, अर्थात दरबार का पूरा कंट्रोल वो ले लेगा। इस तरीके, देखो क्या क्या, कुछ नहीं, युद्ध नहीं किया, कोई लड़ाई नहीं करी, कोई शत्रुता नहीं करी, बस ये संधि थोपती उनके ऊपर, ये संधि को मान लो, ये कंडीशन है। ठीक है ना। उसके बाद यूरोपीय लोगों को रोजगार देने के मामले में राज्य कंपनी, यूरोपीय लोग, इन्होंने ये कहा कि यूरोपीय लोग, अगर आप किसी बाहर यूरोपीय, जैसे अब यूरोपीय लोगों में तो ब्रिटेन का भी आता है, फ्रांस का भी आता है, स्पेन का भी आता है, पुर्तगाल का भी आता है। इनको एक डर था, इनको क्या डर था? कि कहीं हमारी तरह हम आए ना, ऐसे कोई और ना आ जाए हमारा प्रतिस्पर्धी। इसलिए इन्होंने बोला कि कोई भी भारतीय शासक जो हमसे संधि करेगा, वो हमारी सहमति के बिना किसी अन्य यूरोपियों को यहाँ पर प्रवेश नहीं करने देगा, या किसी नौकरी में स्पष्ट नहीं करेगा, नौकरी नहीं लगाएगा, रोजगार नहीं। इसका टारगेट इनका एक था, इनका एक टारगेट था डायरेक्टली, सिर्फ एक टारगेट था। कैसे? इनका सिंपल सा टारगेट था, पूरी तरीके से ब्रिटिश शासन को एकदम सुरक्षित करना, बिना सैन्य से और बिना हथियारों से और बिना लड़ाई से। उसी टारगेट के अकॉर्डिंग इन्होंने कंडीशंस लगाई कि देखो, हमें खतरा किससे है? कोई अन्य यूरोपीय कंपनी भारत में ना आ जाए, उससे खतरा हो सकता है। देखो, भारतीय शासकों से हमें ज्यादा खतरा है नहीं, क्योंकि इनको हमने कंट्रोल कर लिया, और उनको हम यहाँ कंट्रोल करेंगे। लेकिन खतरा किससे है? नेपोलियन बोनापार्ट से। खतरा किससे है? कोई पुर्तगाल से। खतरा किससे? कोई अन्य यूरोपीय शक्ति ना आ जाए वैसे। इसलिए इन्होंने पहले ही इतनी कंडीशंस लगा दी कि कोई अन्य यूरोपीय शक्ति भारत में आ ही नहीं सकती। और सेकंड खतरा कैसे था? कि कहीं दो भारतीय शासक मिलकर हमारे विरुद्ध ना हो जाए। इसलिए इन्होंने इस संधि के अंतर्गत एक कंडीशन लगाई कि कोई भी शासक ना तो किसी बाह्य शक्ति से और ना ही अपने पड़ोसी से कोई संधि समझौता हमारी सहमति के बिना करेगा। हमारी जब तक उसमें सहमति नहीं होगी तब तक वो ऐसा नहीं करेगा। अर्थात हमसे पूछे बिना वो कुछ भी नहीं करेगा। अर्थात यह है कि उनकी गुलाम, या मैं कह सकता हूं उनकी गुलामगिरी चालू हो गई थी। इसकी बात है। तो ये जो कंडीशंस है, इस सहायक संधि की जो कंडीशंस इन्होंने अप्लाई की थी, ये कंडीशन थी, ये कंडीशंस नहीं थी, बल्कि बिना युद्ध के भारतीय शासक को गुलाम बना,
भारतीय सत्ता को बिना युद्ध के कंट्रोल करें और बिना युद्ध किए, बिना खर्चा किए ब्रिटिश शक्ति को या ब्रिटिश कंपनी को मजबूत बनाना है। इसी उद्देश्य से इन्होंने सहायक संधि की, जिसकी कंडीशंस आप देख सकते हो किस तरीके से इन्होंने बनाई। आप देखो इन सहायक संधियों के लाभ। सहायक संधियों के लाभ से पहले मैं आपको दो तीन चीजें इसमें लिखी नहीं, ये कुछ फैक्ट आप पढ़ लो कि सहायक संधियों को लेकर के कई बार यूपीएससी स्टेट पीसीएस में एक फैक्ट पूछा जाता है कि किस किस शासक के साथ इन्होंने सहायक संधि की और वो कब कब की। तो सबसे पहले सहायक संधि इन्होंने की हैदराबाद के साथ। ये फैक्ट थोड़ा सा याद रखना, हैदराबाद के साथ इन्होंने सहायक संधि की 1798 से 1800। इसके बाद उन्होंने की मैसूर के साथ, उससे पहले तंजौर के साथ भी इन्होंने कर ली थी। इसके साथ ध्यान रखना 1811 है शायद, 1801 में इन्होंने अवध के साथ की, और जो मराठा पेशवा है उसके साथ भी इन्होंने 1801 में की, सिंधिया है उसके साथ भी इन्होंने 1804 में की, भोसले हैं उनके साथ भी इन्होंने 1803। तो ये थोड़ा सा कई बार क्रोनोलॉजिकल करके यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है स्टेट टीचर साथ है, इसलिए ये फैक्ट रखना कि किस तरीके से, हालांकि इन्होंने धीरे धीरे करके सभी शासकों को अपने कंट्रोल में कर लिया, लेकिन धीरे धीरे करके इन्होंने एक एक करके सबसे संधि करना चालू किया। ओके, अब आपके क्वेश्चन बता देते तब हम कंपनी के लिए। आपका क्वेश्चन था, एक्चुअली मैं क्वेश्चन वहां से कमेंट से चला गया, एक बार क्वेश्चन का कमेंट दोबारा कर दीजिए, ध्यान से निकल गया क्वेश्चन क्या था। हाँ, पीएसआईआर ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए अगर हम बात करें, देखो पीएसआईआर ऑप्शनल सब्जेक्ट का यदि आप इस बार का पेपर देखोगे, इस बार का जो पेपर था 2023 का, किसी भी सब्जेक्ट का पेपर, मैंने हिस्ट्री की बात करी है, मैं पीएसआईआर के देखता हूँ, और कई सब्जेक्टों में, इतना नहीं, आपके इंजीनियरिंग वाले सब्जेक्टों में एक चीज देखी इस बार उन्होंने क्या किया, एक पेपर थोड़ा सा बना, एक उन्होंने पेजी बनाया। चलो क्या पूछना चाहते हैं मैडम, आप पूछिए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और पूछिए। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। सहायक संधि खत्म करने में इनका थोड़ा सा अपना थोड़ा सा पॉइंट और कट रहा है, इसको खत्म करके सहायक संधि हम खत्म करेंगे, फिर अगले पॉइंट में जाएंगे। यस मैम, पूछिए। किसी को कोई डाउट, हाँ क्या पूछना चाहते हो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि मैसेज करने में हो सकता है आपको टाइम लग जाए। सर ये जो राज्य में प्रशासनिक सलाह है तो एक ब्रिटिश रेसिडेंट की नियुक्ति, सर इसको फिर से समझा दीजिए। अच्छा, देखो इन्होंने ये कहा कि जैसे मान लो एक एग्जांपल लो, जैसे एक छोटा सा राज्य ले लो, मैं हैदराबाद ले, ठीक है, हैदराबाद के साथ करी नहीं संधि, तो हैदराबाद राज्य, ठीक है। तो हैदराबाद के जो शासक थे नवाब, इन्होंने अपने आप वहां बना, ध्यान रखना, इनकी एक खास देखो, अभी तक इन्होंने किसी भी राज्य पे वहां का पूरा शासक हटा के खुद सत्ता नहीं ली, वहां कोई न कोई कठपुतली शासक इन्होंने बना रखा। ये नवाब था। अब इस नवाब का दरबार था, मान लो दरबार है, दरबार में नवाब के सारे मंत्री सब बैठे, ठीक है ना, और कोई भी नीति निर्माण का नहीं हो, लेकिन उस दरबार में एक आदमी ब्रिटेन का, ब्रिटिश रेजिमेंट, एक आदमी ब्रिटिश अधिकारी होगा, एक आदमी, और वो क्या करेगा, इस दरबार की सलाह, तो एक नाम मात्र शब्द लिखा हुआ है, एक्चुअली में क्या करेगा, इस दरबार के सारे निर्णय को ब्रिटिश कंपनी के पक्ष में करवाएगा, ताकि इस दरबार में कोई ऐसा निर्णय ना लिया जाए जो ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध। इसलिए ब्रिटिश रेजिमेंट, सलाह तो वैसे ही नाम मात्र के लिए लिखा है कि भाई आपको अच्छा शासन करने के लिए, क्या हमारे शासक का बेवकूफ थे क्या, उनके दरबार में कोई समझदार आदमी नहीं था क्या जो ब्रिटिश रेजिमेंट की जरूरत पड़ेगी, सब समझदार थे, अच्छे नवाब थे, इतिहास में अच्छे अच्छे शासक हुआ करते थे, तो सलाह की बेसिकली जरूरत नहीं थी। जरूरत क्या है कि ये उनके दरबार तक अपनी पहुंच बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि यहाँ इन्होंने एक कंडीशन दे दी थी तो भाई हम आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, अर्थात इस कंडीशन की वजह से कंपनी के ऊपर एक प्रतिबंध लग गया कि आप इनके दरबार में कभी नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि आपने क्लियर कट मना कर रखा है कि हम आपके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन कंपनी को आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करना था, उसका दूसरा तरीका ढूंढा, ब्रिटिश रेजिमेंट, कि आपके वहां पर एक ब्रिटिश रेजिमेंट बैठेगी ताकि आपके आंतरिक मामलों को देख सके, निगरानी कर सके, और जरूरत पड़े तो हस्तक्षेप भी कर सके, ठीक है ना। ये है ब्रिटिश रेजिमेंट। सलाह नाम का तो इन्होंने वैसे यूज किया शब्द, एक्चुअली में अब कुछ तो दिखाना पड़ता है। इन्होंने संधि में बोला कि एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजिंग के लिए हम एक ब्रिटिश रेजिमेंट है वो अपॉइंटमेंट करते हैं जिस राज्य के साथ हमारा ये एग्रीमेंट हो, ठीक है, तो इस तरीके से, बट एक्चुअली इसकी जो प्रैक्टिकल घटनाएं थी वो अलग थी, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया आपको। अगर आपको इसको प्रैक्टिकल देखना है तो झांसी की रानी एपिसोड देखा होगा आपने, बहुत सारे लोगों ने, झांसी की रानी एपिसोड आता है तो उसमें देखा होगा ब्रिटिश रेजिमेंट किस तरीके से इंटरफेयर करता है उनके मामले में, ठीक है ना।
बहुत सारे डिसीजन को पेंडिंग करवाता है, बहुत सारे डिसीजन उनकी सहमति के बिना नहीं लिए जाते। तो इस तरीके से होता है। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। ओके, थैंक यू। आगे बढ़े। यस अच्छा, सर। किसी का एक डाउट था, वो कुछ पूछना चाह रहे थे, क्या था? सर मेरा डाउट ये था कि पीसीएस का और यूपीएससी का सर दोनों का एग्जाम कंपेयर करके कैसे पढ़े, दोनों इधर का उधर हो पीसीएस जाएगा कौन, समझ। यूपीपीसीएस? हाँ सर। यूपीपीसीएस है ना आपके एग्जाम? हाँ एक्चुअली में एक यूपी। चीज है, यूपीपीसीएस अदर स्टेट पीसीएस की तुलना में यूपीएससी के सिलेबस के साथ काफी हद तक कोऑर्डिनेट करता है। अगर मैं अदर स्टेट पीसीएस बोलूँ, जैसे आरपीएससी, बीपीएससी, इनका सिलेबस थोड़ा सा उस पैटर्न पे नहीं है जिस पैटर्न पे यूपीएससी, लेकिन यूपीपीसीएस का आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आप उसमें एक चीज कीजिए, थोड़ा सा, दोनों को आप साथ में कर सकते हैं। थोड़ा एक दिक्कत इसमें ये आती है कि दोनों की एग्जाम बड़ी पास में लगती है, ठीक है ना। समय ज्यादा नहीं मिल पाता आपको दोनों में इस तरीके से एग्जाम, जैसे इस बार तो इन्होंने पहले एग्जाम करवा दी यूपीपीसीएस की, ठीक है ना, तो बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है, ये बात बिल्कुल आपकी सही है। लेकिन रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए? रणनीति आप क्या करो, जैसे यूपीएससी की तैयारी करो अच्छी तरीके से, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो, ठीक है ना। सारी करंट अफेयर को, मतलब करंट अफेयर्स और आपके कॉन्सेप्ट को अच्छे से डेवलप। उसके बाद अपनी पढ़ाई के दौरान 3 घंटे 2 घंटे आप स्टेट पीसीएस स्पेसिफिक पढ़ो। जैसे उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक पढ़ना है आपको, ठीक है। और थोड़ा सा फैक्चुअल, जैसे आप, मैं मान लो मैं यहाँ पर एक घटना पढ़ रहा हूँ, अब मैं यूपीएससी के लिए तो मोस्टली ये सारे प्रोविजन पढ़ता, लेकिन ये नहीं पढ़ता। ये आपको मैंने बताया, मैसूर के साथ संधि गई, इनको पूछता यूपीपीसीएस प्री, ठीक है। तो ज्यादा ज्यादा टेंशन आपको नहीं करना है, दोनों को, यूपीएससी को ज्यादा पॉइंट आउट करना है, और यूपीपीसीएस के सिलेबस में प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग और पीवाईक्यू, ये साथ साथ करते हुए चलने। लेकिन उसका जो आपका दृष्टिकोण होगा वो थोड़ा फैक्चुअलिटी में ज्यादा होगा, क्योंकि यूपीपीसीएस में थोड़ा फैक्चुअलिटी पे ज्यादा ध्यान है। बाकी कोई डिफरेंशिएट नहीं है, बस 2 पेपर लास्ट में ज्यादा लगेंगे, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, उसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। बाकी आपका एथिक्स का, जीएस का, एसए का, सारी चीजें काफी हद तक मैचिंग करेंगी, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बस थोड़ा सा अपना टाइम बाइफरकेट कर देना आपको, कि 2 घंटे इसको देना है, बाकी टाइम इसको देना और सर मतलब ऑप्शनल के लिए जो पीएसआईआर है है। सर, उसमें राजेश सर का मतलब प्रिंटेड नोट्स है और क्लास नोट्स है, इससे हो जाएगा सर? और बाकी राजेश आपका सर का क्लासेस। नोट्स है, वही मैं अभी लास्ट में मैंने एग्जाम दी थी अभी, तो मैं 2-4 दिन पहले ही उठा के लाया हूँ, 7-8 दिन पहले, क्योंकि मेरा पहले के नोट्स थे बहुत पुराने हुए थे। तो जितना भी अपडेट है, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी पूरी चेंज हो गई, ठीक है ना, 2023 में हमारी फॉरेन पॉलिसी काफी हद तक एकदम से रेडिकली बहुत ज्यादा चीजें चेंज हुई है उसमें, बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन डिस्प्यूट की वजह से, G20 की वजह से बहुत सारी चीजें हुई। तो इसलिए मुझे नए नोट्स यूज करना, वो नोट्स है, वो एक ध्यान रखना, नोट्स काफी अच्छे हैं मेरे पास है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बस उनको यूज करना आपको आना चाहिए। जैसे नोट्स आपको पढ़ना है और प्रिंटेड नोट्स पढ़ना है, तो पहले आपको जो क्लास नोट्स है उनको पढ़ना है, पढ़ने के बाद प्रिंटेड नोट्स है उनके उसी टॉपिक को डिटेल से पढ़ना है। दोनों में काफी डिफरेंस है, आपको मिस नहीं मिलेगी काफी चीजें, ठीक है ना। लेकिन आपका कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए आपको प्रिंटेड नोट्स पढ़ना है। बुक्स की कोई जरूरत है नहीं, यदि आपको कोई डाउट लगता है कोई 1-2 बुक खरीद सकते हैं, अदरवाइज इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्हीं को पढ़ो, बार बार समझो, बार बार रिविजन करो, और फिर उन्हीं के क्वेश्चन सॉल्व करो। पीएसआईआर में जितना ज्यादा आप क्वेश्चन का आंसर राइटिंग करोगे, आपका पेपर पार्ट का सेकंड पार्ट, पेपर सेकंड का सेकंड पार्ट, उतने ही अच्छी तरीके से आंसर राइटिंग हो पाएगी, ठीक है ना। ये चीज करनी है आपको, ज्यादा रिसोर्सेज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, वही बहुत ऐसा एफिशिएंट है, बट उनको सर अच्छी तरीके से इसमें पढ़ना है और बार बार सर पढ़ना है। यस अदर। सर इस समय मैं ऑप्शनल के लिए राजेश मिश्रा सर का नोट्स और जो आपका ग्रुप है उसका क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ और पीवाईक्यू सॉल्व कर रही हूँ, तो सर अब ये बस, अच्छी रणनीति हाँ है। यही, बस यही है। ऑप्शनल में ना दिक्कत क्या आती है, ऑप्शनल में दिक्कत सबसे बड़ी, जैसे मेरे साथ पेपर फर्स्ट में दिक्कत एक रही, पेपर फर्स्ट में मैंने आंसर राइटिंग कम की, इसलिए पेपर फर्स्ट में आंसर राइटिंग भी कम की, और सेकंड पेपर फर्स्ट इस बार उसकी जो लैंग्वेज है वो प्रेजेंटेशन में थोड़ी दिक्कत कर रहे थे, ठीक है ना। क्वेश्चन इजी था, उसकी प्रेजेंटेशन टिपिकल थी, प्रेजेंटेशन हम बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहे थे कई क्वेश्चनों में, मतलब उसको जानते हुए भी अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। तो वो दिक्कत आती है, वो दिक्कत कब आती है, जब आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कम हो। सेकंड पेपर में मेरी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी थी, तो मुझे कोई भी इशू नहीं आया उसको सॉल्व करने में। तो ये चीज, एक चीज ये है कि आंसर राइटिंग आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट के हो, जीएस 1 2 3 4 5, अदरवाइज आपका चाहे ऑप्शनल अदर सब्जेक्ट हो, अगर आपकी आंसर राइटिंग अच्छी है तो आपका टाइम से पेपर हो जाता है, अच्छे से पेपर होता है, ध्यान रखना अच्छे से होता है। इसलिए प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो, और ये चीज आपके लिए बहुत सफिशियंट है। बस ये रहे कि बार बार इनको पढ़ो, सोचो, थोड़ा सा कनेक्ट करो, प्रैक्टिस करो। अच्छा सर इस समय मैं सबकी
150 वर्ड लिखने के लिए सर 10 से 12 मिनट लग रहे हैं, और फिर 250 वर्ड लिखने में सर 15-16 मिनट लग रहे हैं। देखो इससे मैडम, कम एक चीज ध्यान समय रखना, में पहले लिखना आप है। अच्छे आंसर की सोचो, उसके बाद आप टाइम मैनेजमेंट करने की सोचो। पहले ओके आप सर। सीखो मैं अच्छा आंसर कैसे प्रेजेंट कर पाऊँ। अगर आप पहली बार ही आप टाइम पे फोकस करोगे तो आपकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट नहीं हो पाएगी। ठीक है। ओके सर, थैंक यू ओके। सर। हाँ, आपका डाउट पूछिए। यस यस, डाउट किस सब्जेक्ट से संबंध है? मैं सोच रहा 5 मिनट ये टॉपिक हम खत्म कर लेते, फिर आपके डाउट क्लियर कर लेते, अदरवाइज क्योंकि टाइम 1 घंटा हो चुका है। ठीक है। तो लेकिन आपका भी डाउट पूछिए ताकि मैं 5 मिनट में टॉपिक खत्म कर दूंगा। सहायक संधि। यस, डाउट पूछिए। सर एक डाउट है सर। यस। सर कई सारी कोचिंग वाले ने सर थोड़े भ्रमित कर रहे हैं, जैसे अभी से ही प्रीलिम्स 2024 के लिए क्लास स्टार्ट कर दिए हैं सर। हाँ हाँ। तो क्या सर हमें प्रीलिम्स 2024 के हिसाब से अभी चलना चाहिए या फरवरी मार्च के आसपास सर? देखो, यूपीएससी का जो 2023 का जो प्रीलिम्स लगा था, वो ये मैं मान रहा हूँ, मैं भी एग्जाम हॉल में मुझे टफ लगा था। ठीक है, ये बात सही है। बिकॉज उसका जो कंटेंट था ना, वो चेंज नहीं हुआ है, कंटेंट सेम था। चाहे वो सीसेट का कंटेंट हो, चाहे वो जीएस का कंटेंट सेम था। चेंज हुआ उसके ऑप्शन के पैटर्न, सिर्फ ऑप्शन के पैटर्न। उसके अलावा स्टेटमेंट भी चेंज नहीं हुए, स्टेटमेंट भी सेम थे। इसी प्रकार के हर बार स्टेटमेंट आते हैं यूपीएससी के, कोई नई चीज थी। जस्ट चेंज किया हुआ था आपका ऑप्शन, 1 से 2 से 3 से 4 से। और एट दैट टाइम हम उस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं थे, क्योंकि हमने तो एलिमिनेशन पढ़ा था। दैट्स वाई वो हमें टफ लगा था। अदरवाइज आज आप उस पेपर को करोगे तो टफ नहीं था। ठीक है। तो एक माइंडसेट ये ध्यान रखना कि आपका माइंडसेट उसी सिचुएशन चलो जो पहले चल रहा था। डरो मत कि एग्जाम बहुत टफ है। ठीक है। लोगों ने क्या किया है, लोगों ने अपने मार्केट को बढ़ाने के लिए आपके मन, देखो, बिना डर के, जैसे बिना डर के कोई चीज बिकती नहीं। ठीक है ना। डॉक्टर भी कोई चीज दवाई बेचेगा तो कोई बीमारी दिखाएंगे बहुत तगड़ी सी, उससे कैसे आदमी मरता है तड़पता है, इसलिए आदमी जल्दी जल्दी में वैक्सीन लगवा लेता है। ठीक है ना। उसी प्रकार का माहौल यहाँ होता है। ठीक है ना। अगर डर नहीं बैठाएंगे कोचिंग कोई नहीं करेगा, अगर डर नहीं बैठाएंगे तो कोई उनकी चीजें चुन नहीं। एक्चुअली में ये बात सही है कि हमें प्री को हल्के में नहीं लेना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्री पे फोकस होना है। ठीक है ना। प्री आपकी तैयारी का बहुत छोटा पार्ट होता है, बट इंपॉर्टेंट पार्ट। इसलिए ऐसा नहीं है, आप अपना पैटर्न मेंस के हिसाब से पढ़ो, लेकिन उसमें फैक्ट प्री के हिसाब से भी याद रखो। ठीक है ना। सेकंड, यदि आपको थोड़ा बहुत डर है तो आप वीकली टेस्ट दीजिए। फोर्थ, आपको एक चीज मैं बता दूं, यदि आपने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ी है तो आपका प्री कोई रोक ही नहीं सकता। कोई भी आपका प्री नहीं रोक सकता यदि आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है। एनसीईआरटी से डायरेक्टली इनडायरेक्टली 60 से 70% क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं। बट दिक्कत क्या आती है, दिक्कत हमें यही आती है कि यदि कोचिंग ये बता दे कि एनसीईआरटी ही सब कुछ है, तो कोई उनके फाउंडेशन कोर्स करने नहीं जाएगा। ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी उस तरीके से आपको, या तो ना मैं ही हो, मुझे भी उस तरीके से कभी पढ़ने का मौका नहीं मिला, या किसी को भी उस तरीके से पढ़ने का मौका नहीं मिला कि एनसीईआरटी। अदरवाइज इस बार के लगभग जितने भी साइंस के क्वेश्चन थे 6ठी क्लास, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास की एनसीईआरटी से डायरेक्टली आए थे, जो किसी भी कोचिंग के क्लास नोट्स में नहीं मिलेंगे। ठीक है ना। तो आप घबराए नहीं, प्री का जस्ट एक काम करना है, अभी आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़, जो आपकी मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी। इसका एक वीडियो मैंने अभी प्रिपेयर किया है, एक वीडियो लेके आऊंगा 1-2 दिन में। उसमें मैंने आपको पूरा एनसीईआरटी के लिए कि क्या क्या, एक एक एग्जाम्पल, शायद एक एक केस स्टडी के साथ मैं उसमें प्रेजेंट करूंगा कहाँ कहाँ आपके लिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट। आप इस बार मेंस भी देख सकते हो, मेंस के ज्योग्राफी के क्वेश्चन ऐसे थे जो किसी की कोचिंग के नोट्स में नहीं थे, लेकिन वो एनसीईआरटी में था। तो एनसीईआरटी के क्या, अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है ना, तो आप कभी भी प्री में और मेंस में ना ब्लैंक नहीं रहेंगे किसी क्वेश्चन को लेकर के। आपके पास कोई ना कोई सूचना जरूर रहेगी। तो घबराना बिल्कुल नहीं है। अभी आपको प्री के लिए ये करना है कि एनसीईआरटी पढ़ ली, वीकली टेस्ट दे लीजिए बस, और प्री के अगर जरूरत पड़ रही है तो पीवाई को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है ना। उसके बाद अगर कोई इनिशिएटिव आए तो आप थोड़ा सा रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बाद में पढ़ें, लेकिन अभी मैं कहूँगा टोटली प्री पे फोकस होना है, वो सही नहीं। ठीक है। ओके सर। एनी अदर डाउट? अच्छा सर, मेरा गवर्नमेंट कॉलेज से पीजी चल रहा है। ठीक है, 1 मिनट है ना, मैं इसकी रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ ताकि पढ़ने वाला को दिक्कत नहीं होगी।